बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरोबिक रिस्पायरेशन हम पढ़ रहे थे। क्रिब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस हमने डिस्कस किया। क्रिब्स साइकिल का डिटेल है अब पेज 141 पे। क्रिब्स साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने स्टडी किया था? क्रिब्स साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रिब। सर हेंस क्रिब्स। सो इट इज नेम्ड आफ्टर दिस साइंटिस्ट, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। अब साइट, ये रिएक्शन कहाँ पर ये स्टेप होता है? दिस स्टेप अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां पर क्रिब्स साइकिल कंप्लीट होता है। क्रिब्स साइकिल में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में हमें ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन गए। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब दोनों मॉलिक्यूल जो है वो क्रिब्स साइकिल में एंटर होगी, लेकिन क्रिब्स साइकिल में जाने से पहले ये जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं दे अंडरगो चेंजेस। ये पायरुविक एसिड एक दूसरे कंपाउंड में ये चेंज होता है। इस तरह दूसरा पायरुविक एसिड भी, उसको हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्योंकि पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रिब्स साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता, यहाँ पर एंजाइम्स नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड की ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। इस वजह से ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुविक एसिड क्या है? इट्स 3 कार्बन कंपाउंड। 2 पायरुविक एसिड है, 6 कार्बन कंपाउंड। जो ग्लूकोज था वो 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास बनता है इट इज़ 2 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है? ये 2 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर देखें किस चीज़ की एडिशन हुई और किस चीज़ की रिमूवल हुई। यहाँ पर नया चीज़ क्या आ गया? ये कोएंजाइम ए बना। सो कोएंजाइम ए इज एडेड हेयर। यहाँ पर कोएंजाइम ए आकर कंबाइन होता है। इसके साथ साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। सो 1 कार्बन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2। यहाँ पर एक CO2 रिलीज होता है। COA मतलब कोएंजाइम ए की एडिशन होती है और CO2 जो है वो उसकी रिमूवल होती है, रिलीज हुआ। एक पायरुविक एसिड से इस तरह दूसरी पायरुविक एसिड से भी एक CO2 रिलीज होगा। नाउ इट कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बन गया, अब ये क्रिब्स साइकिल में एंटर होगा और उसके बाद मजीद उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है। ये जो स्टेप है पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना, ये स्टेप क्या कहलाता है? दिस स्टेप इज नाउन एज, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन की रिमूवल हो गई, CARB और डीकार्बोक्सिलेशन।
ये जो स्टेप है पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना, ये स्टेप कहलाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा NAD रिड्यूस होगा किस चीज़ में, NAD रिड्यूस होगा NADH में रिड्यूस होता है, या NADH2 भी हम लिख सकते हैं, या NADH प्लस H+ हम लिख सकते हैं। तो एक NAD रिड्यूस हुआ NADH में, इस तरह जब दूसरा पार्टिसिपेट करेगा तो दूसरा NAD वो कन्वर्ट होता है NAD+ में। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें मिल गया। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर होता है क्रिप्स साइकिल में, और अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ऑलमोस्ट 8 स्टेप्स में ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता हुआ लास्ट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का एक कंपाउंड है वो मिलता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो 8 स्टेप रिएक्शन है, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स वो इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ NAD, ATPs, इसी तरह FAD वगैरह भी हमें ऑब्टेन होते हैं, हमें मिलते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ये क्रेब्स साइकिल है, और हर सर हैंस क्रेब्स ने उसको डिस्कवर किया था। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि क्रेब्स साइकिल में हमें कौन सी चीज़ें या हमें क्या क्या मिलता है, या ATPs एनर्जी की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम साइड में ऐड करते हैं हमें कितनी एनर्जी मिलती है। अच्छा, फर्स्ट हम बात करते हैं NAD की बात हम करते हैं। कितने हमें NADH मिलेंगे, NADH2, NADH2। अच्छा, एक बात और, ये जो एक स्टेप है पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना, ये स्टेप क्रेब्स साइकिल नहीं है। हमारा जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, उसके बाद हमारा क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। तो क्रेब्स साइकिल याद रखिए, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। अच्छा, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ और मल्टी स्टेप रिएक्शन हुआ, उसके बाद बहुत सी चीज़ों में कन्वर्ट होता हुआ उसको हम यूँ कहते हैं, आप सिर्फ सुन लें। फर्स्ट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में, फिर आइसोसिट्रेट में, फिर एक दूसरा कंपाउंड जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट में, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, उसके बाद सक्सिनेट में या सक्सिनिक एसिड में, फिर फ्यूमरेट में, फिर मेलेट में, और उसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो अब ये सारा जो प्रोसेस है मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और यहाँ पर NADH2, इसी तरह FADH2, इस तरह ATPs वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्टेप्स में वो मिलते हैं। सिंपली आप इतना याद रखिए कि इस पूरे प्रोसेस में हमें 3 NADH2 मिलते हैं, 3 NADH2 हमें मिलते हैं। याद रखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ से हम लेते हैं तो हमें 3 NADH2 मिलते हैं। फिर जब हम FADH2 की बात करते हैं, कितने FADH2 हमें मिलेंगे, FADH2 हमें एक FADH2 मिलता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद जब रिएक्शन मज़ीद वो स्टार्ट होता है, और फिर लास्ट जो कंपाउंड बनता है क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो उस टाइम तक पहुंचने के मतलब जब वो आखिरी कंपाउंड बन जाता है तो हमें एक FADH2 मिलता है। इसके साथ साथ डायरेक्ट जो हमें ATP मिलती है वो एक ही ATP है, एक ही ATP, 1 ATP। तो ये क्रेब्स साइकिल का पूरा जो है
एनर्जी का एक फ्लो शीट है। इसको अगर हम ऐड करें, हमने पढ़ा NADH2, एक NADH2 कितने ATPs के बराबर है? 3 ATPs के बराबर है। अब 3 × 3, और दूसरी बात, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। क्यों? क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया, फिर हमने एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट किया लास्ट प्रोडक्ट में। अब दूसरा भी इसी तरह एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, उसी तरह रिएक्शन फिर मजीद आगे बढ़ेगा, उसके बाद लास्ट एक हमें चीज़ मिलती है। तो ये 2 पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो इस वजह से हम ये तो हमने फर्स्ट स्टेप एक मॉलिक्यूल का किया, दूसरा भी जब हम लेते हैं तो वो भी इसी तरह स्टेप है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। अच्छा, अब 9 हमें ATPs मिलते हैं यहाँ से। जब 3 NADH2 बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम इनको इंकेज करते हैं, तो हमें यहाँ से 9 ATPs मिलेंगे। एक FADH2 2 ATP के बराबर है, याद रखें 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATPs। एक NADH2 3 ATP के बराबर और एक FADH2 जो है वो 2 ATP के बराबर। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि NADH2 हमने पढ़ा 3 जगहों पर एनर्जी रिलीज करता है और फिर वहाँ से ADP से ATP बनने में यूटिलाइज होती है, तो 3 ATP हमें देता है। FADH2 2 जगहों पर एनर्जी रिलीज करता है, इस वजह से हम कहते हैं ये क्या है? 2 ATP के बराबर है। तो 1 FADH2 इज इक्वल टू कितनी ATP? 2 ATP के बराबर है। अच्छा, अब 9 ATPs यहाँ से जो कि चेक की शक्ल में हमें यहाँ क्रिप्स साइकिल में मिलते हैं। एक FADH2 हमें मिलता है और एक FADH2 इट इज़ वर्थ 2 ATP के बराबर है, और एक ATP हमें मिल गया, तो वो तो ऑलमोस्ट एक ATP है। अब इसको हम ऐड करते हैं, 9 और 2 11 + 1 12, हमें 12 ATPs क्रिप्स साइकिल में मिलते हैं। इनमें से एक ATP क्या है? डायरेक्ट है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अवेलेबल है, और बाकी जो 11 है ये क्या है? चेक की शक्ल में है। अब ये एक मॉलिक्यूल का है 12 ATP, एक पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मजीद चीज़ों में कन्वर्ट हुआ। दूसरा वो भी इसी तरह 12 ATP वो उससे भी हमें मिलेंगे। अब 12 ATPs फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए, अगर हम चूंकि 2 पायरुविक एसिड है, 2 की हम बात करें, तो 12 × 2 इक्वल टू 24 ATPs हमें मिल गए क्रिप्स साइकिल से। 8 ATPs ग्लाइकोलिसिस में थे, 24 यहाँ पर हमें क्रिप्स साइकिल में मिले, तो ये टोटल 24 ATPs हमें मिलते हैं क्रिप्स साइकिल के अंदर। Once again a quick recap. क्रिप्स साइकिल was discovered by सर हेंस क्रिप, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। कहाँ पर ये स्टेप होता है? टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्रिप्स साइकिल कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड हमें मिला है, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो स्प्लिट हुआ था 3 कार्बन कंपाउंड्स में, 2 कंपाउंड्स जिसको हमने पायरुविक एसिड कहा था। अब पायरुविक एसिड पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये एज सच पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि एंजाइम्स नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सबसे पहले क्रिप्स साइकिल में जाने से पहले पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, मतलब कोएंजाइम ए की एडिशन होती है। अब कोएंजाइम ए एक 2 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ से 1 CO2 इज लॉस्ट फ्रॉम ईच पायरुविक एसिड। तो 2 पायरुविक एसिड है तो 2 CO2 हमें मिलते हैं, मतलब वो रिलीज या वहाँ से जो है रिलीज होते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए ये कन्वर्ट होता है, मतलब रिएक्शन में ये हिस्सा लेता है, और उसके बाद मुख्तलिफ कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता हुआ फाइनल जो उसका प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट होता है। लास्ट में हमें क्या मिलता है? हमें
3 NADH2 मिलते हैं मुख्तलिफ स्टेप्स पे, हम उसको मतलब ऑब्टेन करते हैं, हमें मिलते हैं 3 NADH2। इसी तरह मुख्तलिफ स्टेप्स में मुख्तलिफ कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर हमें एक FADH2 मिलता है। इसी तरह एक मॉलिक्यूल से हमें एक ATP मिलती है। अब ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात है, अगर हम दूसरे की बात करें तो हम वो भी इस तरह है मल्टीप्लाई 2। अब एक NADH2 3 ATPs के बराबर है तो हमें 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9, तो 9 ATPs हमें मिलते हैं। इसी तरह 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP 2, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में हमें एक FADH2 मिलता है तो 2 ATP के बराबर। इस तरह एक ATP मिलती है तो दोनों का हम तीनों का हम ऐड करते हैं 12 ATPs। अब ये एक मॉलिक्यूल की बात हो गई। अगर हम दूसरा पायरुविक एसिड लें तो वो भी इस तरह एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। CO2 लॉस्ट होगा, COA मतलब कोएंजाइम ए की एडिशन होगी, उसके बाद मजीद रिएक्शन स्टार्ट होता है। कंप्लीट होने के बाद हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमें टोटल 24 ATPs मिलते हैं। इनमें से एक जो ATP है वो डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो 3 NADH2 और 1 FADH2 है फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल तो उसको हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये जब इनकेस हम करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसके बाद हमें मतलब वो हमें ATP देता है। तो ये सारा हमारे पास था क्रिप्स साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ और उसके साथ साथ ATPs NADH2 हमें मिल गई। फिर क्रिप्स साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बन गया तो यहाँ से हमारा क्रिप्स साइकिल स्टार्ट होता है। अब इतना जो ये जो स्टेप है पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना, इसको हमने कहा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ से CO2 की रिमूवल होती है, कार्बन की रिमूवल होती है, इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया कि हमें 2 NADH मिलते हैं। एक पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है तो एक NAD और इसी तरह दूसरा तो फिर हमें 2 NADH हमें यहाँ मिलते हैं। लेकिन ये क्रिप्स साइकिल का हिस्सा नहीं है, क्रिप्स साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रिप्स साइकिल के अंदर एंटर हुआ, ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 ATP मिले हैं जो डायरेक्ट हमें ATPs मिले हैं, बाकी हमें NADH2 मिले हैं। अच्छा, अब क्रिप्स साइकिल में क्या होता है, 6 NADH2 टोटल जब हम बात करते हैं, 3 NADH2 फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल तो 6 NADH2 हमें मिलते हैं। इसी तरह एक मॉलिक्यूल से एक FADH2 तो दूसरे मॉलिक्यूल से भी हमें एक FADH2 मिलेगा, तो टोटल 2 FADH2 मिल गए और 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATPs और 1 NADH2 इक्वल टू 3 ATP। इसके साथ साथ हमें एक मॉलिक्यूल से एक ATP मिलेगा, इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल से हमें डायरेक्ट एक और ATP मिलेगा, तो 2 ATPs हमें डायरेक्ट मिलते हैं। और ये बाकी जो है 6 NADH और 2 FADH ये हमें चेक की शक्ल में मिलते हैं। हम इसको अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये चीज़ें चली जाएंगी उसके बाद हम उसको ATP में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा हमारे पास था क्रिप्स साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में कंप्लीट होता है। अब हमने उसकी एडिशन भी की, हमने उसका चार्ट भी बनाया ATPs के। हमारे पास समरी ऑफ टोटल एनर्जी या बैलेंस शीट इन क्रिप्स साइकिल कितना है, तो 6 NADH मतलब एक मॉलिक्यूल से 3 NADH2, इस तरह 2 मॉलिक्यूल से 6 NADH2 और इस तरह 2 FADH2 हमें मिलते हैं। तो एक NADH2 3 ATPs के बराबर है। अब 3 × 3 9 एक मॉलिक्यूल से, इस तरह 9 दूसरे मॉलिक्यूल से, इसी साथ साथ 2 FADH2 मिलते हैं हमें। तो एक मॉलिक्यूल से एक FADH2, दूसरी से एक FADH2, तो एक FADH2 2 ATP के बराबर है, तो 4 ATPs हमें यहाँ मिल गए और एक मॉलिक्यूल से, और इसी तरह 9 ATPs वहाँ से मिल गए जो इनडायरेक्ट है, और 2 ATPs हमें डायरेक्ट मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल से डायरेक्ट एक ATP और दूसरी मॉलिक्यूल से डायरेक्ट एक ATP मिलती है। अब ये क्रिप्स साइकिल कंप्लीट हुआ। फाइनल जो प्रोडक्ट है क्रिप्स साइकिल का
वो अब उसके बाद एंटर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ये जो सारे NADH2 FADH2 इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें ऑब्टेन होती है वो एंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमारे पास जो चिक की शिकल में चीज़ें मौजूद थी, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो चीज़ें इनकेश होती है और फिर उनसे हमें मुख्तलिफ जगहों पर ATPs मिलती हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।